हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम तीसरा कॉज क्राइम का डिस्कस करने वाले हैं, जो है अल्कोहल। अल्कोहल और क्राइम के बीच का रिलेशन हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कॉजेज ऑफ क्राइम में आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल एज अ कॉज ऑफ क्राइम। तो एग्जैक्टली अल्कोहल और क्राइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्कोहल एंड क्राइम आर एसोसिएटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज सच एज पब्लिक ड्रंकनेस, डिसऑर्डरली कंडक्ट, ड्रंक ड्राइविंग एंड लीकर लॉ वायलेशन। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल का, शराब का और क्राइम का बहुत सारे सिनेरियो में लेना देना होता है, रिलेशनशिप होती है। जैसा कि पब्लिक ड्रंकनेस, हम देखते हैं कि हम जब भी रास्ते से आते जाते हैं तो कोई ना कोई शराबी हमको एक तो अब्यूज करते हुए दिखता है या कोई शराबी नीचे लेटा हुआ दिखता है। इस तरीके का, इसको हम पब्लिक ड्रंकनेस कहेंगे। और पब्लिक ड्रंकनेस क्या है? ऑफेंस है। तो ये क्या हो रहा है कि अल्कोहल, जब तक पर्सन शराब नहीं पिएगा वो पर्सन पब्लिक ड्रंकनेस के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। तो इसलिए पब्लिक ड्रंकनेस का बहुत गहरा रिश्ता है अल्कोहल से। डिसऑर्डरली कंडक्ट, जब वो पर्सन शराब के नशे में होता है तो डेफिनेटली उसका जो कंडक्ट होता है वो डिसऑर्डरली होता है, मतलब उसका कंडक्ट खराब होता है। ड्रंक ड्राइविंग, बहुत सारे केसेस में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो जब तक शराब ना पी ले वो ड्राइविंग नहीं करते हैं। तो ड्रंक ड्राइविंग इज एन ऑफेंस, शराब पीकर गाड़ी चलाना ये ऑफेंस है। और ड्रंक ड्राइविंग के लिए पर्सन कब लायबल होगा? अगर वो शराब पिया तो। मतलब ये जो ड्रंक ड्राइविंग का ऑफेंस है वो शराब पिए बिना ऑफेंस हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है कि अल्कोहल और शराब एक कारण है ऑफेंस का। लीकर लॉ वायलेशन, बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लीकर बैन होता है, प्रोहिबिशन होता है, उसकी मनाही होती है। लेकिन वहां पर लीकर लॉ प्रोहिबिशन होने के बावजूद भी लीकर वो ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। तो ये क्या हो गया? इट इज अ लीकर लॉ वायलेशन। तो ये जो सारे ऑफेंसेस अभी हमने डिस्कस किए, इनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है अल्कोहल और शराब से। इसीलिए बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट का कहना यह है कि शराब कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी के पीछे का एक रीजन है। Apart from above mentioned association, alcohol is often linked to murder, aggravated assault, rape and intra-family violence. तो ये जो ऊपर हमने डिस्कस किए, इसके अलावा भी शराब के वजह से होने वाले ऑफेंसेस बहुत सारे हैं। बहुत सारे मर्डर के ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पर अक्यूज ने शराब पिया हुआ होता है, मतलब वो शराब पीने के बाद ही मर्डर करता है। तो एग्रेवेटेड असॉल्ट, एकदम अचानक से किसी पर हमला कर देना, ये कौन करता है? क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि जब पर्सन शराब के नशे में होता है तो वो सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पाता है। और यही जो सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पाने की वजह से वो क्या होता है, किसी पर भी कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते। तो एग्रेवेटेड असॉल्ट भी होता है और इसका कारण बहुत सारे केसेस में शराब होता है, अल्कोहल होता है। रेप के केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अक्यूज्ड होता है वो शराब के नशे में है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं ऑफेंस का रीजन क्या है? अल्कोहल इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द कमिशन ऑफ ऑफेंस। इंट्रा फैमिली वायलेंस, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कॉरल होता है, हस्बैंड वाइफ को पीटता है तो वो तब पीटता है जब वो शराब के नशे में होता है। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आया है कि वाइफ कहती है कि हस्बैंड जब तक शराब के नशे में नहीं होता तो बहुत अच्छा है, और शराब के नशे में वो मारता है। तो कहीं ना कहीं शराब ही एक रीजन है क्रिमिनलिटी का। इंट्रा फैमिली वायलेंस का एक रीजन हो सकता है, वो है शराब। Society in general, including police, reflect a soft attitude towards the law and order problem created by the consumption of alcohol and not regard alcohol crime as a serious one. तो सोसाइटी भी और पुलिस का भी जो नजरिया है शराब को एज अ रीजन ऑफ क्राइम देखने का, तो वो सॉफ्ट है।
और उनको ये पता है, उनको ये लगता है कि शराब का और क्राइम के बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इसीलिए शराब के नशे में होने वाले ऑफेंस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सॉफ्ट एटीट्यूड है लॉ एंड ऑर्डर। उनको लगता ही नहीं है कि शराब भी एक रीजन है क्राइम के पीछे का। मोस्ट ऑफ ह्यूमन हैव आइदर देमसेल्फ कंज्यूम्ड अल्कोहल और सीन देयर नियर एंड डियर वंस डू सो, एंड देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द पोटेंशियल ऑफ अल्कोहल एज अ क्राइम कॉजेशन। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुद शराब पीते हैं या अपने आसपास के लोगों को शराब पीते हुए देखते हैं, और इसीलिए वो ये पता नहीं कर पाते हैं कि शराब भी एक क्राइम का रीजन हो सकता है। तो सिचुएशन ऐसी है कि आज की जो सिचुएशन है कि हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर एक चीज को हमने इतना एडमिट कर लिया है कि अगर कोई शराब पी रहा है तो हम कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम हमारे आसपास के लोगों को शराब पीते हुए देखेंगे, हम खुद शराब पिएंगे, तो हम ये कैसा पता कर पाएंगे कि शराब भी एक रीजन हो सकता है क्राइम करने का। तो इसीलिए शराब के नशे में होने वाले क्राइम की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। दे आर अनेबल टू सी यूजर्स ऑफ अल्कोहल एज क्रिमिनल्स। अब मैं खुद शराब पी रहा हूं और आसपास के लोगों को भी शराब पीते हुए देख रहा हूं, तो मैं खुद अल्कोहल यूजर को एज अ क्रिमिनल मानने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, क्योंकि ये भी एक उसके पीछे का रीजन है। There seems only one exception, that is drunk driving, which is opposed by society mainly because of its potential to take the life of an innocent person. सिर्फ एक चीज को अपोज हो रहा है, वो है ड्रंक ड्राइविंग को। लोग इसको खुलकर अपोज करते हैं, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो किसी इनोसेंट की जान ले लेता है। सपोज अगर कोई शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है और एक आधे इनोसेंट को उसने डैश किया तो उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ ड्रंक ड्राइविंग को अपोज करती है, क्योंकि ड्रंक ड्राइविंग भी एक ऑफेंस है। जनरली इन इंडिया कार ड्राइवर आर नॉट अल्कोहलिक। तो हम अगर इंडिया में देखें तो कार ड्राइवर अल्कोहलिक कम होते हैं, वो अल्कोहलिक नहीं होते। बट is a problem as far as truck drivers are concerned. At least 10% of truck drivers habitually drive after consumption of alcohol. तो अगर हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं तो कम से कम 10% ट्रक ड्राइवर्स ऐसे होते हैं कि जो हैबिचुअल होते हैं शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए। वो जब तक शराब नहीं पीएंगे वो गाड़ी चला ही नहीं सकते, वो ट्रक चला ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन भी है। अब ट्रक जब वो ट्रक चला रहा है शराब पीकर, तो डेफिनेटली ये ड्रंक ड्राइविंग का ऑफेंस है। और जब वो शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो उसका कंसंट्रेशन लेवल कम होगा, और कंसंट्रेशन लेवल कम होने की वजह से हो सकता है कि वो एक्सीडेंट कॉज करे और लोगों की जान ले ले। तो ये भी तो एक ऑफेंस है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का। तो ये सारे ऑफेंस के पीछे की रीजन क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द कमिशन ऑफ ऑफेंस। इन इंडिया अल्कोहल could be a major cause of wife battering, a crime which goes undetected, unreported and unpunished. तो अगर हम देखें वाइफ बैटरिंग के पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है शराब, अल्कोहल। और वाइफ बैटरिंग के बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते। वो घर में ही हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, किसी को भी पता नहीं है, वाइफ मार खाती है और खामोश बैठ जाती है। अनरिपोर्टेड, अगर पता चला भी तो वो रिपोर्ट नहीं होता है, और जब रिपोर्ट ही नहीं होगा तो अनपनिश्ड होता है। तो वाइफ बैटरिंग का मेजर कॉज क्या है? अल्कोहल कॉज है। द रिस्पॉन्स ऑफ द पुलिस टू पब्लिक ड्रंकनेस इज जनरली टू गिव हिम अ पनिशमेंट एंड सेंड हिम होम एंड वेरी रेयरली टू अरेस्ट हिम। पब्लिक ड्रंकनेस को पुलिस का रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर किसी शराबी को पब्लिक प्लेस पे शराब पीते हुए या शराब के नशे में पुलिस ऑफिसर देखता है तो उसको एक थप्पड़ मार के घर वापस भेज देगा। बहुत रेयर केस में उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये भी एक सॉफ्ट एटीट्यूड पुलिस का है पब्लिक ड्रंकनेस के पीछे, इसलिए पब्लिक ड्रंकनेस के ऑफेंसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन अल्कोहल एंड क्राइम। अल्कोहल और क्राइम के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मार्टिन वोल्फगैंग इन हिज पैटर्न ऑफ क्रिमिनल होमिसाइड फाउंड दैट नियरली 2/3 ऑफ बोथ ऑफेंडर्स एंड विक्टिम्स हैड बीन ड्रिंकिंग प्रायर टू मर्डर। तो मार्टिन वोल्फगैंग ने उसकी स्टडी किया था, और वो पैटर्न ऑफ क्रिमिनल होमिसाइड पे उसने स्टडी किया 1958 में, और उसने ये कहा कि 2/3 2/3 ऑफेंडर और विक्टिम, जो मर्डर के ऑफेंडर और विक्टिम होते हैं वो शराब के नशे में होते हैं। ऑफेंडर भी और विक्टिम भी, क्योंकि अगर विक्टिम शराब के नशे में होगा तो ऑफेंडर के लिए बहुत आसान होगा उसको जान से मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं 2/3 मर्डर में शराब का कनेक्शन मिला है। तो अल्कोहल रीजन है क्राइम के पीछे का। अ स्टडी बाय स्टीफन स्मीयर एंड कॉब in 1981 also noted that involvement of alcohol was a factor in 60% cases.
60% क्रिमिनल केसेस में अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्दर रिसर्च हैज नोटेड दैट क्राइम कमिटेड ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट एंड दोज दैट रिक्वायर नो स्पेशल स्किल और नॉलेज सच एज असॉल्ट, attempt to outrage the modesty of women, murder are some more likely to be linked to alcohol than those crimes which required special skills such as theft, safe cracking, pickpocketing, bank robbery and terrorism। तो यहां पर भी ये बोला है कि जो विद इन स्पर ऑफ मोमेंट ऑफेंस होते हैं जिसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है, जैसा कि असॉल्ट, किसी पर हमला करने के लिए कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, विद इन स्पर ऑफ मोमेंट होता है। अटेम्प्ट टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, किसी वुमन के पर हमला करना, और मर्डर, ये ऑफेंसेस में कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसे ऑफेंसेस में जिसमें स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, जो स्पर ऑफ मोमेंट में अचानक से होने वाले ऑफेंसेस हैं, इसमें अल्कोहल रीजन हो सकता है क्राइम का। और अगर हम देखें कि जैसा कि जिसमें स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है, थेफ्ट, सेफ क्रैकिंग, पिक पॉकेटिंग, बैंक रॉबरी एंड टेररिज्म, इसमें पर्सन शराब के नशे में रहते हुए ऑफेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर पर्सन शराब के नशे में हो तो वो स्किल प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली शराब के नशे में नहीं होते हैं। वेरियस जुरिस्डिक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अटेम्प्टेड टू सॉल्व द अल्कोहल क्राइम प्रॉब्लम्स बाय ब्रिंगिंग इन प्रोहिबिशन। बहुत सारे स्टेट्स ने, बहुत सारे कंट्रीज ने शराब को, जो रीजन है क्राइम का, उसको कम करने के लिए शराब मनाई, प्रोहिबिशन, अल्कोहल प्रोहिबिशन के लॉज लेकर आए। लेकिन एन अमेरिकन एक्सपेरिमेंटेड विद प्रोहिबिशन रिपील्ड द लेजिस्लेशन व्हेन इट फेल्ड मिजरेबली। तो अमेरिका ने एक लॉ बनाया शराब प्रोहिबिशन के लिए और उनको वो रिपील करना पड़ा क्योंकि वो फेल हो गए उसमें। The Indian experiment began with the state of Gujarat and has been a perfect example of failed experiment. Surprisingly, Gujarat ranked as one of the highest consumer of liquor in the country. गुजरात में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ शराब प्रोहिबिशन का, शराब बंदी का, और सरप्राइजिंगली ये देखने में आया कि गुजरात लीकर यूजर में, कंज्यूमर ऑफ लीकर में वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब कंट्री के जो हाईएस्ट यूजर ऑफ अल्कोहल है उसमें उसका नाम आया। मतलब कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन फेल्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड लोअर कंजम्पशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। प्रोहिबिशन से क्यों ऑफेंसेस में कमी नहीं आती है? वो इसलिए कि एज द कमोडिटी इज मेड इलीगल इट्स प्राइस सोर्स। अगर हम किसी कमोडिटी को इलीगल करते हैं तो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रोहिबिट करते हैं कोई चीज को, अगर गुटखा बंदी होगी तो जो 5 रुपए का गुटखा मिलने वाला था वो 15 रुपए में मिलने लगेगा। तो जो बंदी लाते हैं जिस पर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इनकरेज ब्राइबरी एंड करप्शन। अगर हम शराब बंदी लाएंगे या कोई भी प्रोहिबिशन लेकर आएंगे तो वो ब्राइबरी और करप्शन को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं कि जहां पर गुटखा बंदी है, जहां पर शराब बंदी है, वहां पर शराब मिलती है, नहीं मिलती ऐसा नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर है, जो उस पर वर्क करते हैं, वो करप्शन करके उसको एक खुली छूट देते हैं उसको चलाने के लिए। तो जब प्रोहिबिशन आता है तो ब्राइबरी और करप्शन के केसेस बढ़ जाते हैं। स्मगलिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स और फ्रॉम अदर कंट्रीज क्रिएट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। क्या होता है, अगर हम महाराष्ट्र में अगर बंदी लाएंगे तो गुजरात से शराब आ जाएगी या एमपी से शराब आ जाएगी, वट एवर इट मे बी। मतलब स्मगलिंग होगी शराब, यहां पर बंदी है, यहां पर नहीं बनेगी, लेकिन दूसरे स्टेट से वो आएगी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। स्मगलिंग इंक्रीजेस सच दैट कंज्यूमर्स गेट एन इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। जब स्मगलिंग होगी तो उसके वजह से कंज्यूमर को क्या होगा, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। एज लिकर फ्लोज फ्रीली इन प्रोहिबिशन स्टेट्स इट मेक्स मॉकरी ऑफ लॉ। अगर लीकर फ्रीली प्रोहिबिटेड स्टेट में मिलेगा तो वो लॉ का मजाक बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोहिबिशन से लीकर या कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कम नहीं होगा बल्कि वो बढ़ जाएगा। तो अल्कोहल कहीं ना कहीं एक रीजन है क्राइम के पीछे का जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।